गोरेगावकरांनो नमस्कार। आज पुन्हा एकदा रविवारच्या दिवशी संपूर्ण गोरेगावकरांचं आय लव गोरेगाव आणि बंदाय बिंदास याच्या माध्यमातून मी स्वागत करतोय। नेहमी आपण कोणत्या ना कोणत्या विषयावर बोलत असतो, वेगवेगळे विषय हाताळत असतो, पण या आठवड्यामध्ये आपण असं ठरवलं की गोरेगावातील अशा काही लोकांचे आपण आता इंटरव्ह्यू सुरू करणार आहे, काही त्यांच्याशी गप्पा टप्पा मारणार आहे, म्हणजे असं म्हणा कट्ट्यावरच्या गप्पा। या गप्पामधून आपण त्यांना काही प्रश्न विचारणार आहे, त्याची ते उत्तर त्यांच्या पद्धतीने देणार। आता याच्यामध्ये असं होईल की एखाद्या पक्षाचा असेल, त्याने घेतलं, विरोधक म्हणतील की अरे नाही सगळं खोटं आहे किंवा आहे, तर विरोधकांना बोलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे। पण जे मुलाखत देणार ते काय म्हणणार, ते एवढंच म्हणणार, कुछ तो लोग है, लोगों का काम है कहना। तर ठीक आहे, आज आपण गप्पा टप्पामध्ये पहिल्यांदा भेटणार आहोत वॉर्ड क्रमांक 55 चे नगरसेवक आणि प्रभाग समिती अध्यक्ष हर्ष पटेल। हर्ष पटेल बद्दल मी थोडं एवढंच सांगेन की 5 वर्षापूर्वी अचानकपणे पार्ल्यावरनं हा तरुण युवक इकडे आला, इथे उभा राहिला, इथे जिंकला आणि आता तो प्रभाग समिती अध्यक्ष आहे। त्यांनी बरीच कामं पण केली आहे। आपण आता त्याच्या मतदारसंघामध्ये म्हणजेच त्याच्या वॉर्डामध्ये काही समस्या आहेत नाही आहेत ते जाणून घेऊया। हर्ष, आपका स्वागत करता हूँ आई लव गोरेगांव के माध्यम से। आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो लोगों को लग रहा है वो मुझे लग रहा है, वो मैं आपको पूछ रहा हूँ। गोरेगांव के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है हॉस्पिटल, यानी आप समझ गए होंगे कि सिद्धार्थ हॉस्पिटल। तो ये सिद्धार्थ हॉस्पिटल का मसला क्या है और ये सिद्धार्थ हॉस्पिटल लोगों को कब तक उपलब्ध होगा? सर्वप्रथम अमित भाई, मैं आपको और आपके टीम का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि जिस तरीके से मैं आई एम वन ऑफ योर सब्सक्राइबर एंड रीडर, तो आप जो मुद्दे लेके और जो आप स्पष्टता से बात करते हैं दैट इज़ वेरी गुड एंड रेयर इन जर्नलिज्म। तो पहले तहे दिल से मेरे और मेरी टीम की तरफ से आप सबका थैंक यू। कमिंग टू सिद्धार्थ हॉस्पिटल, अमित भाई, सिद्धार्थ हॉस्पिटल मई 2019 में उसको डिलेबरेटेड कंडीशन में डिक्लेयर किया। पहले हम लोग ने ट्राई किया कि उसको रिपेयर करते हैं, तो जब रिपेयर की बात आई तो जो एस्टिमेट्स और कॉस्ट आया, और लेकिन क्या अनफॉर्चुनेट था कि लास्ट टाइम जब ये सिद्धार्थ हॉस्पिटल बनी थी तो उसके जो फाउंडेशन थे वो नाले के अंदर थे। तो नाले के अंदर के फाउंडेशंस को रिपेयर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इनफैक्ट डिज़ाइन ऐसी हुई थी कि हम लोग ने 30 साल तक वो नाला कभी खोल के साफ भी नहीं किया था। आप जानते हो कि ये टॉपिक को आप एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते हो। सिद्धार्थ नगर, शास्त्री नगर, मोतीलाल नगर का जो पानी भरता है और जो नाले की समस्या है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो उसके चलते हुए एक डिसीजन आया था कि हॉस्पिटल को तोड़ के नए से उसको बेटर हॉस्पिटल बना के और उसके जो नीचे के नाले हैं उनको वाइडनिंग करके प्रॉपर अलाइन कर देते। क्योंकि अगर आपने पुराने प्लान देखे होंगे तो एक बहुत बड़ा एस कर्व आता था अंदर, जिसके कारण बहुत डेब्रिस स्टिल अटक जाती थी और वो कभी क्लीन नहीं होती थी। सो वी टुक अ कॉल कि इसको नया बनाते हैं। मैं पहले दिन से ये प्रोजेक्ट में दिल से जुड़ गया था और हमने 172 बेड्स का 306 बेड का नया हॉस्पिटल का प्रपोजल दिया। अगर आप देखेंगे आज साइट पे तो नाले का जो वाइडनिंग था, हम लोग ने नाले का वाइडनिंग 22 फुट ज़्यादा किया, स्ट्रेट अलाइनमेंट किया, इंक्लूडिंग मोतीलाल नगर से जो 4 फुट का 5 फुट का नाला आता था उसको भी बड़ा करके 12 फुट किया। तो पूरा अलाइनमेंट करके उसको 2 बिल्डिंग में हम लोग को इनकॉर्पोरेट करेंगे। 2 टावर्स आएंगे जो इंटरकनेक्टेड रहेंगे हर फ्लोर पे, प्लस डॉक्टर्स के, जैसे आप जानते हो कि कोई भी हॉस्पिटल बड़ी बननी है तो उसके लिए उसके सर्जन्स बहुत जरूरी होते हैं कि डॉक्टर्स, सर्जन्स अच्छे लेवल के आए, अच्छे जानकारी वाले डॉक्टर्स आए, तभी जाके इलाज अच्छा होता है। नहीं तो हम लोग बनाने के लिए, आप जानते हो MCGM हॉस्पिटल्स में क्या व्यवस्था रहती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती है। बट टू मेक श्योर कि दिस हॉस्पिटल बिकम्स अ फ्लैगशिप हॉस्पिटल, हम लोग ने डॉक्टर और सर्जन क्वार्टर्स और उनके घर का भी प्रोविजन किया। पहली बार आपने देखा था स्टेट गवर्नमेंट से जो प्लॉट है अपने पोस्टमार्टम का, उसको भी इनकॉर्पोरेट करके उसका भी अलाइनमेंट वापस करके उसको स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना रहे। काम स्लो हुआ, मैं मानता हूँ कि 2 साल में 2019 में तोड़ा, उसके बाद 20 निकल गया, 21 निकल गया, आज 22 पे है। तो मैं प्रशासन से थोड़ा नाराज हूँ इस पे, हम खुद भी नाराज हैं। हम लोग बारंबार उसकी विजिट लेते हैं, हम लोग ऊपर के लेवल पे बात करते हैं कि भाई नीचे के लेवल पे तुम नाला और सबका वाइडनिंग और सबका काम अलाइनमेंट तो कर रहे हो, लेकिन जो प्लान पास करके जो BOQ बना के जो टेंडरिंग होना चाहिए वो नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली, दिल से अगर बोलूँगा तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी चूक है कि जब कोरोना जैसी महामारी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है तब हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी ज़रूरत और इतनी अहमियत होने के बावजूद हमने कहीं ना कहीं 2 साल लगा दिए हैं इसको।
हमारी आज भी कमिश्नर और ककानी जी जो हेड कर रहे हैं उनसे मांग है कि इसका टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट करो। आने वाले 3 साल में ये हॉस्पिटल बन के तैयार होनी चाहिए, नहीं तो स्वप्न तो बहुत देखते हैं। आपने देखा है, आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि मैं 2017 में पैराशूट करके बोला गया था, और गोरेगांव में स्वप्न बहुत देखे लोगों ने, लेकिन वो करेंगे कब? एज अ भारतीय जनता पार्टी हम लोग ने विद्या ठाकुर के मार्गदर्शन में इसमें काफ़ी काम किए, प्लान सब पास करके आया। बार मैंने वो प्लान आपसे शेयर भी किए हैं कि प्लानिंग हो गई, सब हो गए। वी आर जस्ट वेटिंग कि प्रशासन थोड़ा सीरियस होकर इसको आगे के लेवल पे लेके जाए, टेंडरिंग जल्द से जल्द हो और काम जल्दी से चालू है। 1 फेज नाले का काम अभी चालू है, आप जाके देख भी सकते हो कि नाला हमने वाइडन करके बॉक्स और वैसा बनाया है कि ये साल भर साल इसका क्लीनिंग भी होगा। तो एक आने वाले 30 सालों का इनकॉर्पोरेशन हमने किया है, बट हाँ प्रशासन जरा स्लो चल रहा है। मेरा खुद ककानी जी से इस पे 2-3 बार बात हुआ है, मैंने उनको एक ही चीज़ रिक्वेस्ट की है कि सर 2 साल प्लान पास करके अप्रूवल करके टेंडरिंग में नहीं चलता है। कहीं ना कहीं ये गोरेगांव के साथ नाइंसाफी हुई है, और जबकि कोरोना जैसी महामारी थी उसमें भी ये नहीं करते हुए, तो ये कहीं ना कहीं इनकी बड़ी चूक है। और मैं आज ब्लेम गेम नहीं करता हूँ, मैं आपके माध्यम से भी उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हो गया बीत जाने दो, लेकिन हमको किसी पे ब्लेम नहीं करना है। लेकिन आगे वाले समय पे ना जितना टाइम बचा सकते हो टाइम बचा के ना 2, 2.5, 3 साल के अंदर ना एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल गरीबों के लिए जहाँ पे अच्छे से इलाज हो, वो हॉस्पिटल हमको मिलनी चाहिए। हर्ष, अभी ये एक सवाल आया कि नाला, आपने नाला का वाइंडिंग का काम किया, लेकिन आपके वार्ड में शास्त्री नगर से लेके भगत सिंह नगर का एक नाला है जिसका रुंदीकरण का बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़े पब्लिक नाराज है। मेरे हिसाब से सिद्धार्थ नगर हो, मीठा नगर हो, शास्त्री नगर हो, बहुत सालों से यहाँ के जो स्थानिक नागरिक है उनको तकलीफ हो रही है। तो क्या वजह है? ये कोई राजनीति का खेल है या फिर प्रशासन सोया हुआ है? अमित भाई, जैसे आप पब्लिक के सवाल मुझसे डायरेक्ट पूछते हो, तो मैं पब्लिक से डायरेक्ट आज उनको एक चीज़ और इसकी हकीकत बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि ये नाले का विषय 2008 से पेंडिंग है। जब मैं 2017 में जीत के आया था तो पहला बारिश जब मैंने वहाँ पे महसूस किया, वहाँ पे मैं जब खड़ा था, पानी भर रहा था, सबने देखा कि मैं खुद मेरी टीम लेके वहाँ पे खड़े रहता था। हमने सब उसका इन्वेस्टिगेशन किया, सब किया। उसके बाद चालू हुआ एक बड़ा संघर्ष। वो संघर्ष गोरेगांव के इतिहास में सबसे बड़ा संघर्ष होगा। मिनलताई गोरेगा जैसे पानी के लिए संघर्ष हुआ था, उसके बाद ये सबसे बड़ा संघर्ष होगा। 2017 से ऑलमोस्ट एवरी वीक मैं इस पे फॉलोअप लेते रहता हूँ, और ये नाला वाइडनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है कि शास्त्री नगर तक जो नाला आ रहा है उसकी वाइडनिंग लेंथ ऑलरेडी फिक्स्ड है, वहाँ पे एंक्रोचमेंट नहीं है। लेकिन जो नाला भगत सिंह नगर से पास होते होते क्रीक में जाता है, वो नाला सिर्फ 2 या 2.5 फुट हो जाता है कोई जगह पे। 2.5 फुट होने के कारण दोस्तों, उसके कारण पानी गोरेगांव वेस्ट का कम से कम 40% पानी ये नाले के थ्रू जाता है। तो वहाँ पे अड़चन आ रही है। हमने इसको 2 फेज में किया। 2019 में हमने इसका सब कुछ प्लान करके एक फेस वाइज उसका प्रोग्राम बनाया। फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो कि इलेक्शंस आए, इलेक्शंस में आपने जैसे देखा कि वो यूथी टूटी, नई यूथी बनी, सब बनी, तो एक्सटेंड हुआ था अपना कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सटेंड हुआ। कोड ऑफ कंडक्ट जैसे एक्सटेंशन खत्म हुआ, हमने पहला ही काम नॉर्थ साइड ऑफ द नाला का वाइडनिंग का लिया। उसके बाद कोरोना आया, कोरोना में हमारे भी हाथ बंधे थे। कोरोना में हम लोग किसी के घर से बाहर नहीं निकाल सकते थे। साइमल्टेनियसली इनके लिए नई घर की उपलब्धि भी करनी थी। मैंने खुद उसके लिए बहुत पीछे पड़ा, घर हम लोग ने बनाए। अभी अनफॉर्चुनेटली है कि गोरेगांव और गोरेगांव के आजू बाजू कहीं पे घर अवेलेबल नहीं थे, तो जहाँ पे बेस्ट अवेलेबल था वहाँ हमने अच्छे से घर बनाए उनके लिए। लेकिन वहाँ पे एक राजकारण चालू हो गया, पब्लिक का माइंड भरा गया और पब्लिक को गुमराह किया गया। उससे चलते हुए राजकारण बढ़ते गया और जब महामारी से बाहर निकले, और मेरे को अभी भी वो दिन याद है, 15 मार्च 2021, पूरा फोर्स, सब गाड़ियाँ, सब बस, उनकी शिफ्टिंग के लिए सब जो तंत्र थे सब हम लोग लेके रास्ते पे थे। असिस्टेंट कमिश्नर पी साहब को वहाँ से जो माहिती मुझे मिली है कि वहाँ उनको कमिश्नर से एक फ़ोन आया था, क्योंकि एक डेलीगेशन, एक राजकीय पार्टी के डेलीगेशन वहाँ मिले थे और उन्होंने एक वो प्रॉमिस किया कि घर हम ला के देंगे। अमित भाई, हमारी एमएलए मैडम है, हमारी स्थानिक नगर सेविका उधर जो है, मैंने है, हम लोग ने 3 साल हमने वहाँ पे लोगों को आजू बाजू में घर मिले उसके लिए बहुत प्रयत्न किए। जब नहीं मिले तब हमने डिसीजन लिया कि भाई
एक की मजबूरी के कारण 20,000 लोग, आज आप एक एरिया भूल गए कि इसमें मोतीलाल नगर भी बहुत इन्वॉल्व है। मोतीलाल नगर में भी 3 फुट पानी भर जाता है और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान और लोगों की जान का जोखिम है। 20,000 लोगों की तकलीफें है, तो फिर हमने कॉल लिया कि जो जहाँ पे है, जो सिस्टम अवेलेबल है उसमें बेस्ट करते हैं और ये प्रोजेक्ट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली राजकारण इतना बड़ा हुआ कि 15 मार्च को 2021 को कमिश्नर के एक फोन ने, इकबाल सिंह चहल के एक फोन ने ये प्रोजेक्ट पूरा स्थगित किया। मैंने तुरंत 16 मार्च को कमिश्नर को लेटर लिखे, फोन किए, फोन पे जवाब नहीं मिले, मिलने का अपॉइंटमेंट मांगा, अपॉइंटमेंट नहीं मिला हमें। ऐसा हो गया कि इसमें करे तो क्या करें। मैंने उनको बारंबार पत्र में लिखे कि सर आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन के कारण 20,000 लोग अफेक्ट होंगे। और इनका डिमांड क्या था? इनका डिमांड था कि हमको गोरेगांव के आजू बाजू घर दीजिए। हम भी जाते, लेकिन जब घर अवेलेबल नहीं है तो 200 परिवार के लिए मैं 5,000 परिवार को तो पानी में नहीं रख सकता। आज पानी जब 3-3, 4-4 फुट भर जाता है, उसमें हॉस्पिटल के रिक्वायरमेंट्स होती है, तो लोग बाहर कैसे निकलेंगे? लेकिन कोई वहां पे आके खड़े रहते नहीं। जो राजकारण लेके नाले पे खड़े हो जाते हैं, उन्होंने आज तक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे दोस्तों से पूछना चाहूंगा, आपने कोई भी दूसरे राजकारण वालों को देखा कि आपकी मुसीबत के टाइम पे आके कि आपकी मुसीबतें क्या होती है? उन लोग नाले पे आए, मालवानी बालवानी से लोगों को बुला के आंदोलन करने का वहां पे प्रयत्न हुआ। फिर एक दौर चालू हुआ संघर्ष का कि नाले पे करे तो क्या करे। फिर एक डिसीजन हम लोग ने लिया कि हम एक टेम्पररी अलॉटमेंट देते हैं और जिस दिन घर अवेलेबल हो जाएगा गोरेगांव में तो हम उनको रीशिफ्टिंग करेंगे। अभी मेरे ख्याल से दैट शुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम कि उनकी मेन डिमांड थी कि घर हमें गोरेगांव में मिले। तो टेम्पररी बेसिस पे हम उनको वहां पे शिफ्ट करके उनको घर देते या लेटर दिखते कि भाई आपको गोरेगांव में जब भी अवेलेबल होएगा, क्योंकि आप देखोगे तो अभी मोतीलाल नगर का काम होने वाला है, पत्राचाल का भी काम होने वाला है, काफी घर अवेलेबल होंगे फ्यूचर में। तो उस पर विरोध हुआ। फिर आया कि मॉनेटरी कॉम्पनसेशन कर रहे, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन कर रहे, वो करके 1 साल निकाल दिया वापस। फिर जाके नवंबर दिसंबर में मैंने जाके कमिश्नर साहब ने मेरे को एक मीटिंग दिया। मैंने मीटिंग में जाके बोला कि सर मैं यहाँ आपके वहाँ ही भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, क्योंकि अगर आप हाँ बोलो या ना बोलो, आप नहीं करना चाहते तो हमको भी, आज मेरे को कोर्ट में जाना है तो मेरे पास स्टे ऑर्डर नहीं है। आप जानते हो कि इसमें ना कोई कोर्ट में है, ना कोई स्टे ऑर्डर है, ना कुछ है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट अटक गया है। तो आप भी जानते हो कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विल होता है। अब बोला मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, हम मॉनेटरी कॉम्पनसेशन के पीछे पड़े। मैंने खुद कमिश्नर से पर्सनल मीटिंग करके वो मनवाया कि सर पूरे मुंबई के साथ मत करो कि वो बजटरी एलोकेशन बहुत बड़ा हो जाता है। उन्होंने ओके बोला। उन्होंने बोला कि सर आपके वहां से जितने भी है उनका फाइल मैं पहले प्रोसेस करता हूँ। अब उस पर भी राजकारण चालू हो गया कि नहीं अभी हमको घर मिल ही रहे, कहाँ ला रहे हैं घर, और जो ला रहे हैं घर वो कहाँ है। ऐसे मिनिस्टर, महाराष्ट्र सरकार के ऐसे मिनिस्टर है जिनको गोरेगांव से कोई लेना देना नहीं, जिनको मुंबई से कोई लेना देना नहीं, जिनको लोगों के तकलीफों से लेना देना नहीं, सिर्फ अपने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को खुश करने के चक्कर में और चमचागिरी करने के चक्कर में आदेश निकालते कि घर ढूंढ दिया। सर आपके पास रिकॉर्ड है कि घर नहीं मिल रहे, एसआरए बोल रहा है कि घर नहीं है, फिर भी आपके पार्टी वाले बोलते हैं तो आप बोलते हो होल्ड करो, उसको स्टे दो। तो ये जो 20,000 लोग है, आप मंत्री हो, मंत्री सबके लिए एक होने चाहिए। क्या कोई पार्टी का मंत्री है? कोई एमओएस एक पार्टी का मंत्री है? वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मंत्री है, वो महाराष्ट्र के लोगों का मंत्री है। उन्होंने 20,000 लोगों का जान जोखिम में डाल दिया और आज भी वो ना मिनट्स बना रहे ना कुछ। मैंने असिस्टेंट कमिश्नर डोंडे और गिरकर पे मेरा बहुत आक्रामक रहता है स्टांस। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को स्टे ऑर्डर दो, मैं कोर्ट में जाके पूछता हूँ, कोर्ट पूछता है कि स्टे ऑर्डर हो तो मैं उस पर सुनवाई करूँ। यानी ये सिर्फ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल में। और मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि एक एमओएस लेवल के मंत्री ने अगर स्टे ला सकते हैं तो हमारे गोरेगांव से भी बहुत सारे मंत्री है, मुंबई के मंत्री है, कोई इसके विषय में सीरियस नहीं होता है, कैबिनेट में डिस्कशन नहीं होता है। वी आर कमिटेड, हर चीज कर दी है। पहले उनका डिमांड था गोरेगांव में घर लो, तो हमने टेम्पररी शिफ्टिंग दिया। फिर उनका डिमांड आया मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दो, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन लेके आए। अभी वो भी बोला गया कि जिनको टेम्पररी लेना है टेम्पररी लो, बाद में मॉनेटरी। हर चीज उनकी मानते, लेकिन हर टाइम हम लोग मान के लेके आते, फिर ये लोग गोल पोस्ट चेंज करते, फिर इनकी डिमांड कुछ अलग आती है। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि वो जो 2-3 नेता है, राजकारण के लोग हैं जो वहां पे बैठ के अपना दुकान चला रहे, आपको 20,000 लोग नहीं दिखते? आपको 20,000 लोगों का प्रॉब्लम नहीं है? मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स भरने को आया और बाद में छोड़ने के लिए आया है? उनका भी तो हक होता है। गरीबी के साथ, गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है
कि मिडिल क्लास को बस मध्यम वर्ग को आप ऐसे ही छोड़ दो, वो आओ तुम जियो मरो जो करो, हम तुमसे टैक्स ले लेंगे, टैक्स नहीं लोगे तो हम तुम्हारी प्रॉपर्टी अटैचमेंट करेंगे। आज कितना प्रॉपर्टी अटैचमेंट आते, 2% पेनल्टी के नाम पे एक तरीके से एक बाजू पूरा भारत, पूरी मुंबई महामारी में जुड़ रही थी, वहां पे 2% पेनल्टी दिया, फिर बोला वेव आउट करते और लोगों को लाइन में लगा के कोरोना के टाइम पे आपने कर वसूल किया। उनका सिर्फ कर देने का ही काम है। हम इसके लिए संघर्ष चालू है और चालू रहेगा, और आज कोई स्टे ऑर्डर ना होते हुए भी ये काम नहीं होता है, उस पर मेरा दिल बहुत दुखता है। और मेरे को प्रशासन, आप सच्ची मानोगे तो प्रशासन से भी नाराजगी होती है कि कोई पॉलिटिकल स्टूज नहीं हो, तुम कोई पॉलिटिकल के आदमी लोग नहीं हो, तुम महानगर मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी हो, उनके ऑफिसर हो, यू हैव अ ड्यूटी, आपने एक स्वर्ण ड्यूटी ली है लोगों के तरफ। ये पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए। और ये सरकार तो आप सब जानते हो, जब से ये गठबंधन वाली सरकार हुई है, उनको खुद के फायदे के अलावा लोगों के फायदे तो दिखते नहीं है। कोरोना में हर चीज चालू है, आज कितना दर्द होएगा। आज मेरा दिल वो 20,000 परिवार के लिए रोता है। पेंगुइन के लिए 4 लाख से 18 लाख पर दिन का खर्चा करने के लिए सब टेंडर बन जाते हैं, फ्लोट भी हो जाते हैं। सीधा हॉस्पिटल का टेंडर फ्लोट नहीं होता है, नारे के विषय में कोई डिसीजन नहीं होता है। आज किसकी तरफ जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? ये सरकार और ये जो प्रशासन में जो सत्ताधारी पक्ष है वो क्या कर रही है, उनका विजन क्या है? मुंबईकरों के लिए हो कि सिर्फ अपने पार्टी वर्करों के लिए हो? ये जवाब उनको देना पड़ेगा, और जनता ये जवाब उनको आने वाले चुनाव में जरूर से देगी। अच्छा, आज लोगों का जो सबसे बड़ा ध्यान है या लोगों की सबसे बड़ी समस्या है वो वार्ड क्रमांक 55 की है। अब वो कौन सी है? तो स्टेशन रोड है, जवाहर नगर है, एमजी रोड है। यहाँ पे जब लोग चलते हैं तो लोग बोलते हैं कि फेरी वाले बैठे हुए हैं, हमको चलने को नहीं होता है, हमको फुटपाथ नहीं मिलता है। तो बेसिकली क्या है, मीन्स क्यों नहीं हो रहा है, या फेरी वालों को नियम क्यों नहीं लगाए जाते? अमित भाई, मेरी ऑफिस मंडे टू सैटरडे एज अ कॉर्पोरेट ऑफिस चलाता हूँ। मंडे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। मैं सब लोगों को बुला के बोलता हूँ कि मेरे वहाँ आइए। मैं एवरी वीक इस पे मैं प्रशासन से सवाल पूछता हूँ कि फेरी वालों को कंट्रोल करने का भी एक जिम्मेदारी आपका है। हफ्ता वसूली करते हो नहीं चलेगा। गरीब आदमी लोग को अपना पेट भरना है, लेकिन गरीबी का मतलब वो नहीं है कि एक के बदले दो, दो के तीन, तीन के चार। मैं वारंवार कहता हूँ। फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल आती है। अभी के जो अपने असिस्टेंट कमिश्नर है और जो ए मेंटेनेंस है और जो एंक्रोचमेंट ऑफिसर्स है, उनको दिखता नहीं है। गोरेगांव ईस्ट में, दोस्तों आप जानते हो कि गोरेगांव ईस्ट में एक प्रकरण हुआ था जिसके कारण आज तक फेरी वाले नहीं बैठते। तो हमारा गोरेगांव वेस्ट क्या फ्री में आया? स्टेशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बाहर से लोग आके बैठ जाते हैं। और कौन है वो जो लोग जो आपको फोन करके आपको धमकाते हो और आप उनकी सुनते हो? जरा पब्लिक में देखिए। मैंने तो वो हद तक बोला कि अगर आने वाले 15 दिन में, मैंने दिसंबर जनवरी तक मैंने भी कहा कि चलो कोरोना में हो, ऑफिसर्स कम है, आपको पहले महामारी से जुड़ना है। अभी मेरा जनवरी 1 तारीख से क्लियर कट स्टैंड है कि अगर आने वाले 30 से 35 दिन के अंदर आप इस पर नहीं करोगे तो मैं वो ऑफिसर और वो जो नेता जो इनकी सिफारिश करते उन सबके बैनर्स एमजी रोड से लेकर स्टेशन तक लगाने वाला हूँ और पब्लिक के सामने चिट्ठा कट्टा खोलने वाला हूँ कि कौन है जो आपको कुछ बोलते हैं और करते पीछे से कुछ है। मैं खुद भी चाहता हूँ कि गरीबों को अपना कमाने का और अपना पेट भरने का हक है, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को चलने का भी हक है। लोगों को परेशानी करके अपना पेट भरने का किसी ने नहीं कहा। और मेरा जंग जो है, आपने देखा होगा, हमने स्टेशन बंद किया था 20 दिन। मैं आपके माध्यम से ढोंडे को भी पूछना चाहता हूँ कि 20 दिन स्टेशन बंद करने के बाद ऐसा क्या हो गया कि आपने लीनियंसी वापस रखी? फिर मैंने मांगा उनसे कि आप वापस स्टेशन बंद करो। 5, 10, 15, मेरा कहने का मतलब है 2014 में जो सर्वे हुआ था, जो लोग थे उनको आप वापस बिठाओ, उनको 3x3 में बिठाओ। प्रशासन, आप इतना कहना चाहते हो कि इतना लाचार हो गया है आज कि वो 3x3 में बिठा नहीं सकता और प्रशासन का सुनते नहीं है। वो जब देखो तब हेल्पलेसनेस के जैसे हाथ ऊपर करते हैं। तो यानी इसमें भी मिडिल क्लास से वापस टैक्स भरो। आपका पानी का लाइन काटेंगे, आपका लाइट का लाइन काटेंगे, आपका ड्रेनेज का वो करेंगे, आपका ओसी नहीं देंगे, लेकिन बाकी सबको हम लोग छोड़ देंगे। गोरेगांव की अपने वार्ड क्रमांक 55 की जो मेन मुद्दे आपने पूछे अमित भाई, उस पर एक चीज बोलूंगा। मेन मुद्दा है बॉटलनेक निकालना। एक एक करके हम लोग ने एमजी रोड से चालू किया, एसवी रोड तक बॉटलनेक पहुंचे। आज 2-2 साल हो गया, एक भी कोर्ट केस ना होते हुए भी हमारा एसवी रोड का बॉटलनेक अटका हुआ है। अभी हमें तो वही नहीं समझ में आता है कि प्रशासन, उनका जो पेपर वर्क है,
पेपर वर्क क्लियर करके कब करना चाहती है? एसपी रोड पे लाखों लोग रोज आते हैं जाते हैं। इट इज कॉल्ड द आर्टरी रोड ऑफ मुंबई। आपने देखा स्टेशन रोड बंडू गोरेमार्ग के पास जो उत्सव होटल है वहां पे कितना बड़ा है, एक जन कोर्ट में नहीं है, सबने अपना अपना तरीके से कॉर्पोरेट किया है। फिर भी लैक ऑफ विल, ना नाला का विल है, ना बॉटल नेक निकालने का विल है, ना कुछ है। ये प्रशासन कैसे चल रहा है उस पर एक सवाल उठता है कि काम करने के लिए चलो 2 साल हमारे कम हुए कोविड में, आप कोविड में लगे थे, लेकिन कहाँ से जस्टिफाई करोगे कि पेंगुइन का टेंडर हम लोग बना सकते हैं पेंगुइन के लिए, लेकिन पब्लिक रिलेटेड टेंडर के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमको कोरोना में बनता है। आप जस्टिफाई करोगे क्या ये? आने वाले दिनों में हमें स्टेशन वाइडन करना है, लोगों को आने जाने की सुविधा देनी है, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और मैं और मेरी पार्टी की तरफ से हम लोग का रोज इनके साथ पाठ पूरा हुआ चालू है। हम पीछे पड़ते, बट एक एटीट्यूड आ गया है, बाबूशाही आ गई है। 2020 में जैसे सरकार नहीं आई महाराष्ट्र सरकार, ऐसे एक ब्लैंकेट उनको दिया गया है, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मिला है। अधिकारियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप कितना भी करो अधिकारी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से हमारी संघर्ष चालू रहेगी, लोगों के लिए हम तो लड़ते ही रहेंगे, लेकिन अधिकारियों को इतनी बात समझाना चाहता हूँ, आपका कर्तव्य है, आप काम तो कीजिए। जब फाइल में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोर्ट केसेस हो, ये हो, अटका हो, समझ में आता है। जब सब कुछ क्लियर होते भी नहीं करोगे तो दैट इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, एंड दोज आर 3 इंपॉर्टेंट पेरिनियल प्रॉब्लम्स ऑफ वार्ड 55। मैं आज भी, इलेक्शन का माहौल है, मैं इलेक्शन छोड़ के मैं काम के पीछे पड़ा हूँ। मेरा रोज इस पे ही ध्यान रहता है कि ये 3 जो मेन काम है वो कुछ भी होके जल्द से जल्द हो, क्योंकि मैं इलेक्शन नहीं देख रहा हूँ अमित भाई, मैं देख रहा हूँ कि आने वाले बारिश के पहले काम हुए, बॉटल नेक का पॉलिसी क्लियर हुए, बॉटल नेक क्लियर हुए तो लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो उनका हक है, वो हक उनको मिलना चाहिए। हे हर्ष पटेल, प्रश्न तसे आपण बरेच विचारू शकतो, परंतु हे 3 प्रश्न जे आपण विचारले ते लोकांशी निगडीत आहे। अनेक लोक मला फोन करतात आणि हेच प्रश्न विचारतात, आणि ह्या प्रश्नाचं समाधानकारक उत्तर हर्षने आता दिली आहे की नाही दिली आहे हे जनतेने बघावं। ह्याच्यात काही राजकारण नाही। हा जो प्रयत्न झालाय, हा जो गप्पा टप्पाचा जो कार्यक्रम झालाय तो फक्त गोरेगावकरांसाठी झालेला आहे। आज एवढंच, बाकी जनता सुज्ञ आहे, पब्लिक आहे, सब जानती है त्यांनी किती काम केलंय, काय नाही केलंय हे येणाऱ्या काळामध्ये कळेल। ते त्यामध्ये आपल्यालाही पडायचं नाही। आपण जनतेशी बांधील आहोत, एक लोकप्रतिनिधी म्हणून त्याने दिलखुलास त्याची जी प्रश्न त्याला विचारले त्याची त्यांनी उत्तरं दिली आहे। आज एवढंच, पुन्हा पुढच्या रविवारी 1 लाख मराठी तरी आम्ही सर्व पाठी हा विषय आणि सोबत गप्पा टप्पा एखादा विषय असा घेऊन अमित जोशी तुमच्या समोर पुन्हा येईल पुढच्या रविवारी। तोपर्यंत तुमची रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गोरेगावकरांनो, आता दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आपण शिरतोय। हा टप्पा राजकारणापेक्षा थोडासा वेगळा आहे, कारण त्याला जी किनार आहे ती समाजकारणाची आहे। असं म्हणतात, म्हणजे मी म्हणत नाही, गोरेगावकर म्हणत नाही, मुंबईकर म्हणत नाही, तर महाराष्ट्रातील जनता असं म्हणते की लोकप्रतिनिधी निवडून येतो, पैसा कमवतो, रगड बनतो आणि मग लोकांना विसरतो। पण त्यातील काही चेहरे असे असतात की जे समाजकारण करत असतात, ज्यांना कळतं की नाही आपल्याला आपल्या समाजासाठी, आपल्या मतदारांसाठी काहीतरी देणं लागतं। असाच एक चेहरा आपल्या गोरेगावमध्ये आहे। तो चेहरा आहे माजी नगरसेवक, शिवसेनेचे विधानसभा संघटक, समन्वयक समीर देसाई। समीर देसाईजी, मी तुमचं स्वागत करतो बंदाई बिंदास आहे आय लव्ह गोरेगावच्या माध्यमातून। आपण आज त्यांच्याबरोबर राजकारणावर मुळीच बोलणार नाही, कारण ते भरपूर राजकारणामध्ये पारंगत आहेत, अभ्यासू आहेत, त्यामुळे त्यांच्याशी राजकारणावर बोलणं म्हणजे ते हास्यास्पद होईल। आपण त्यांचा एक नवीन प्रोजेक्ट आहे, नवीन प्रकल्प आहे आणि अतिशय गोरेगावामध्ये तो लोकांसाठी उपयुक्त आहे, त्याच्याबद्दल त्यांच्याबरोबर बोलणार आहे। त्या प्रकल्पाचं नाव आहे, त्या उपक्रमाचं नाव आहे समीर देसाई फाउंडेशन। समीर, हे समीर देसाई फाउंडेशन नेमकं काय आहे? अमित जी, सर्वप्रथम आय लव्ह गोरेगाव आणि बंदाई बिंदास्त आहे या माध्यमातून आपण अशा एका मुद्द्याला ज्याच्याने
गोरेगावकरांना आणि समाजाला एक नवीन दिशा देण्यासारखं एक काम आपण करत आहात. त्याचं कारण असं की राजकारणावर तर सगळेच वर्तमानपत्र किंवा प्रिंट मीडिया असू दे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असू दे, हे आपलं मत किंवा आर्टिकल्स लिहित असतात. परंतु राजकारणातला सर्वात मोठा भाग हा समाजकारण असणं अत्यंत गरजेचं आहे. ही शिकवण बाळासाहेबांनी महाराष्ट्रात दिलेली आहे की कुठल्याही राजकारण्याने 80% समाजकारण करावं आणि 20% राजकारण करावं. या माध्यमातून आपण अशा संस्कृतीला प्रोत्साहन देत आहे, म्हणून गोरेगावकर म्हणून आपलं प्रथम आभार. आम्ही जी माझं प्रांजळ मत असं आहे की सत्ता एक शस्त्र असतं आणि हे शस्त्र शोभेची वस्तू म्हणून सुद्धा ठेवता येते आणि त्याचा वापर हा सामान्य माणसाच्या हिताकरता सुद्धा करता येतं. मी राजकारणात आय चोज द लेटर, म्हणजे मला असं वाटलं आणि माझ्या एकंदरीत इतक्या वर्षाच्या अनुभवाने की सत्तेचा हा जो शस्त्र आहे त्याचा वापर हा सामान्य माणसांसाठी होणं अनिवार्य आहे. अन्यथा त्या शस्त्राला, त्या सत्तेला काही उपयोग नाही आहे. मला सांगायला आनंद होतोय की 2003 पासून म्हणजे मी समीर देसाई फाउंडेशनवर तर येतो, पण त्यापूर्वी ही समाजकारणाची भावना किंवा हे कार्य हे एका अर्थी मी माझ्या कुवतेप्रमाणे अविरतपणे चालू ठेवलेलं आहे. 2003 पासून ह्या गोरेगावमध्ये गेल्या 18 वर्षापासून आमची ॲम्ब्युलन्स सेवा जागर माझी एक दुसरी संस्था आहे, त्या संस्थेच्या माध्यमातून ॲम्ब्युलन्स रुग्णवाहिका सेवा ही गेले 18 वर्ष एक नवा पैसा न घेता गोरेगावकरांकरता पूर्ण मुंबईमध्ये कुठेही जाण्याकरता ही दिवस रात्र उपलब्ध असते. जागर, JSO यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आम्ही एक 5 खाटी डायलिसिस सेंटर उन्नत नगरमध्ये 2 वर्षा अगोदर आम्ही कार्यान्वित केलं, त्याचं लोकार्पण केलं आणि त्या 5 बेडेड डायलिसिस सेंटरमध्ये आज एकही रुपया न देता गोरेगावातल्या गरजू रुग्णांना डायलिसिसचं त्यांचं जो ट्रीटमेंट आहे हे अविरतपणे ते देखील चालू आहे. या विभाग क्रमांक 56 च्या लोकांचं अनन्य प्रेम आणि विश्वास मला प्राप्त झालेला आहे आणि आपण आपल्या वतीने फुल न फुलाची पाकळी म्हणून त्यांच्याकरता काहीतरी करत राहावं या हेतूने गेल्या 18 वर्षापासून या विभागातल्या 4000हून अधिक गरजू विद्यार्थ्यांना जागर आणि माझ्या संस्थेतर्फे आम्ही विनामूल्य नोटबुकचं वितरण करत आलेलो आहे. आम्ही हे सगळं करत असताना एक दिवशी किंवा काही महिन्यांपासून असं विचार येत होता की आपण आपल्या यथाशक्ती अजून काहीतरी वॉर्ड क्रमांक 56च्या बाहेर जाऊन सुद्धा एकंदरीत गोरेगावकरांनी व्यक्ती म्हणून आणि एक राजकीय कार्यकर्ता म्हणून मला माझ्यावर अनंत प्रेम आणि सन्मान दिलेला आहे. पक्षाच्या पलीकडे जाऊन लोकांनी माझ्यावर विश्वास व्यक्त केलेला आहे. तर असा एक थॉट आला की आपण आणखीन काहीतरी 2 पावलं ह्याच्यात पुढे जायचं आणि मग मी सर्वात प्रथम ही चर्चा रौनकशी केली. रौनक नवीन राजकारणामध्ये त्याला हौस आहे आणि कार्य करायला त्याची इच्छा आहे. रौनक म्हणजे समीर देसाई यांचा चिरंजीव, सध्याच्या काळामध्ये गोरेगावामध्ये जे युवा नेतृत्व सगळं पुढे येत आहे, शिवसेना असो, भाजप असो, काँग्रेस असो, त्यामधला एक चेहरा हा रौनक बोल. तर प्रत्येक वडील आपल्या मुलाकरता एक लेगसी सोडतात. राजकारणाची लेगसी तर त्याच्या कार्याने त्याला मिळेल, परंतु समाजकारण करण्याची लेगसी मला वाटतं ही अधिक मोलाची आहे. आणि म्हणून मी सर्वप्रथम रौनककडे ही चर्चा केली की आपल्याला पॅन गोरेगाव ह्या कोविडच्या काळामध्ये लोकांनी सामोरे गेलेली अडचण हे आम्ही खूप जवळून पाहिलेली आहे. मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय
झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना इतकी मोठी आर्थिक अडचण हे या कोविडच्या काळामध्ये भासलेली आहे, हे खूप जवळून बघितल्यानंतर असं वाटलं की आपण आपल्या परीने ह्या क्षेत्रामध्ये काहीतरी काम करणं अतिशय गरजेचं आहे. आणि त्या संकल्पनेतून, त्या भावनातून समीर देसाई फाउंडेशनची स्थापना झाली. आज आम्ही जी समीर देसाई फाउंडेशनच्या माध्यमातून गोरेगावातल्या कुठल्याही गरजू रुग्णांना त्यांच्या वैद्यकीय उपचाराकरता समीर देसाई फाउंडेशन हे आर्थिक मदतीचा हातभार हे देण्याचं हा आमचा मानस आहे आणि हे काम आमचं चालू आहे. मी आवर्जून आपण आज येणार होता म्हणून समीर देसाई फाउंडेशनची फाईल आणि एक समरी हे आपल्या समोर ठेवलेली आहे. आमची अट मात्र एवढीच असते अमितजी की अर्जदार जो आहे ह्याच्याकडे गोरेगावचं रेशन कार्ड असणं अनिवार्य आहे. मग तो पूर्वेचा असू दे, पश्चिमेचा असू दे, परंतु तो गोरेगावचा नागरिक असणं ही एकच अट आमची असते. आणि समीर देसाई फाउंडेशन आपल्या यथाशक्ती मॅक्झिमम अमाऊंट आम्ही एका व्यक्तीला हे 25,000 रुपये, एका व्यक्तीला 25,000 रुपये मॅक्झिमम अमाऊंट देतो. त्याच्या खर्च जो त्याला हॉस्पिटलने जो सांगितलेला आहे उपचाराकरता त्याच्या अनुषंगाने ते त्या हिशोबाने 25,000 इज द मॅक्झिमम. परंतु मला सांगायला आनंद होत आहे की अजूनपर्यंत आम्ही जवळपास 100 गोरेगावकरांना ह्या गेल्या 2-2.5 महिन्यात आम्ही त्यांच्या ह्या लढ्यामध्ये आम्ही आमचा वाटा त्यांचा उचललेला आहे. त्या लढ्यामध्ये आम्ही सहभागी झालो, ह्याचा आम्हाला सार्थक समाधान आहे. समीर, मी आत्ता तुला असं म्हटलं की नाही आपल्याला राजकारणामध्ये काही विचारायचं नाहीये, पण शेवटी राजकारणी आणि पत्रकार एकत्र बसले की छोटासा कुठेतरी आपण म्हणतो की एक राजकारणाचा विषय निघतो. आणि हा साहजिकच निघालेला विषय आहे की तुझी जी स्कीम आहे ती अत्यंत चांगली आहे, गोरेगावकरांसाठी उपयुक्त आहे, पण फक्त शिवसेनेकडून आलेल्या लोकांना मदत केली जाणार की गोरेगावातील सर्वसामान्य कोणत्याही पक्षाचा असो, कोणत्याही जाती धर्माचा असो किंवा कोणत्याही संस्थेचा असो, तो आल्यानंतर त्याला मदत केली जाणार? अमितजी, आपण एक जागरूक गोरेगावकर आहात आणि निंदकाचं घर असं शेजारी असं मानणारा एक व्यक्ती मी आहे. आणि म्हणून आपल्या ह्या प्रश्नाचं माझं केवळ एवढंच उत्तर आहे, ह्या छोट्याशा समरीमध्ये प्रत्येक लाभार्थीचं नाव हे जाहीरपणे मला द्यायचं नाही आहे. परंतु आपण पत्रकार जरी असलात तरी माझे मित्र सुद्धा आहात आणि गोरेगावकर असल्याने आपली जबाबदारी सुद्धा माझ्या एवढीच मोठी आहे. तर ही यादी मी आपल्याला देतो. ही इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर आज उद्या ह्याच्यातल्या कुठल्याही व्यक्तीला आपण फोन करायचा, कुठल्याही व्यक्तीला, आणि त्यांना विचारायचं की आपण समीर देसाई फाउंडेशनकडनं आपल्याला मदत झाली आहे असं आम्हाला समजतंय. आपण समीर देसाई फाउंडेशनला, समीर देसाईंना किंवा रौनक देसाईंना जेव्हा भेटला त्यावेळेला शिवसेनेच्याच कुठल्या तरी पदाधिकारी बरोबर आपण गेला होता की आपण ऐकलं आणि स्वयं गेलात आणि आपल्याला मदत मिळाली? अमितजी, ह्याचं उत्तर मी देण्यापेक्षा हे जे लाभार्थी आहेत तेच देतील. मी आता समीर बाहेरून आत येताना सहज असं लक्ष माझं केलं की अरे इथे भरपूर लोक बसलेली आहेत. मग मी त्यातील काही लोकांना विचारलं की बाबा काही राजकारणाची कामं घेऊन आहे, तर म्हणे नाही आम्ही समीर देसाई फाउंडेशनची मदत करतात त्या दृष्टीने आम्ही इथे मदतीसाठी म्हणून आलो. आणि बरीच लोक बाहेर बसलेले, म्हणजे एका दुसरीने मी बघितली 15-20 लोक आता सकाळी येऊन बसलेली आहेत अपेक्षा घेऊन की नाही समीर देसाईकडनं काहीतरी मदत मिळेल. मला असं तुम्हाला एक विचारायचं आहे की जेव्हा तुम्ही स्क्रुटनी करता किंवा कोण तुम्हाला देतात तर ती पद्धत काय आहे, म्हणजे काय आणायला पाहिजे त्यांनी सोबत किंवा त्यांना कशा पद्धतीने तुम्ही मदत करता? नाही, असं आहे, आम्ही त्यांनी कॉस्ट एस्टिमेट हॉस्पिटलमध्ये भरती झाल्यानंतर किंवा हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्याच्या अगोदर तिकडनं मिळालेलं कॉस्ट एस्टिमेट हे त्यांनी एक आणावं. त्यांचं रेशन कार्ड हे 2च पेपर आम्हाला लागतं आणि आमचा फॉर्म आहे तो फॉर्म आम्ही भरून घेतो. आम्ही आमच्या परीने एवढंच बघतो की आमचा एखादा कार्यकर्ता तिकडे त्यांना न सांगता, त्यांना न कळवता एक त्या विभागामध्ये जाऊन नुसती थोडीशी एक जाऊन त्या परिवाराची नेमकी काय परिस्थिती आहे. आम्ही जी पण माझा एक अनुभव आहे आणि मला वाटतं तुम्ही त्या माझ्या मताशी सहमत व्हाल
की ज्यांना गरज असते ना आमची तेच कोणाच्या तरी दारी मदत मागायला जात असतात आणि म्हणून त्यांच्या त्या इंटिग्रिटीवर किंवा त्यांच्या त्या अपेक्षांवर संशय न घेता आम्ही त्यांचं कॉस्ट एस्टिमेट आणि त्यांचं रेशन कार्ड हे जर 2 गोष्टी जर आमच्याकडे उपलब्ध असतात जर त्यांनी आणून दिले तर आम्ही आमच्या परीने आमचं चेक अमितजी आत्तापर्यंतची सगळी मदत 100% मदत ही चेकच्या माध्यमातून झालेली आहे. 1 रुपया सुद्धा कॅश आम्ही मदत करत नाही आणि हे 100% जे चेक्स आहेत हे चेक्स हॉस्पिटलच्या नावाने आम्ही देतो. ज्या हॉस्पिटलमध्ये तो ॲडमिट आहे त्या हॉस्पिटलच्या नावाने ते चेक दिले जातात. म्हणून आम्हाला एक खात्री आहे की हा जो आमचा जो काही आम्ही त्याच्यामध्ये मदत करतोय तो योग्य माणसाला आणि योग्य हाताला ते मदत मिळत आहे. हे समीर देसाई अतिशय चांगला उपक्रम आहे. आम्ही एकत्र येऊन ही मुलाखत घेण्याचं एवढ्यासाठी ठरवलं कारण मला पर्सनली गोरेगावकर म्हणून किंवा समीर देसाईंना पर्सनली गोरेगावकर म्हणून असं वाटलं की नाही लोकांपर्यंत हे पोचायला पाहिजे आणि आय लव्ह गोरेगावला गोरेगावकर चांगला प्रतिसाद देतात, भरभरून प्रेम देतात आणि याच्या मागचा उद्देश आहे की जे गोरगरीब आहेत, जे गरजू आहेत त्यांना थोडीशी आर्थिक मदत SD फाउंडेशन कडून मिळावी. अतिशय चांगला उपक्रम आहे. गोरेगावकरांनी त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. गोरेगावकरांनी त्याचा चांगला फायदा म्हणजे ज्याला खरोखरच गरज आहे त्या लोकांनी निश्चितपणे समीर देसाई फाउंडेशनला संपर्क साधायला काहीच हरकत नाही. समीरजी तुम्ही आम्हाला वेळ दिला त्याबद्दल धन्यवाद आणि पुढील वाटचाल झाली म्हणजे राजकारणासाठी द्यायची गरज नाही, राजकारण तुमचं चांगलं आहे परंतु SD फाउंडेशन समीर देसाई फाउंडेशन या फाउंडेशनला मी आय लव्ह गोरेगाव आणि बंदाई बिंदाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि पुढील वाटचालीसाठी माझ्या शुभेच्छा. खूप धन्यवाद. समीर देसाई यांचे चिरंजीव आणि SD फाउंडेशनची धुरा सध्या जे वाहत आहेत म्हणजे समीर बरोबर जे खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत शिवसेनेचा युवा चेहरा रौनक देसाई आपल्यासोबत आहे. रौनक हे समीर फाउंडेशनला तू कशा पद्धतीने हातभार लावतोस किंवा कशा पद्धतीने तुझं काम आहे? मी हे सांगण्याच्या आधी तुम्हाला एक जिकडनं ही संकल्पना आम्हाला सुचली एक दिवस मी आणि माझे वडील ऑफिसमध्ये बसलेलो. एक फारसा एक माणूस आला साधारण 50-55 त्याचं वय असणार. त्या माणसाचा आर्थिक खर्च नुसतं औषधाचा हा महिन्याचे ₹1,00,000 होतं. त्यांनी आयुष्यात कधी असा विचारसुद्धा नसेल केला की मी ₹1,00,000 कधी महिन्याचे कमवू शकीन पण त्याचा खर्च हा तेवढा होता. तर तिकडनं कुठेतरी आम्ही थोडं डिस्कशन केलं आणि तिकडनं ही संकल्पना आम्हाला सुचली. मग जर एक फाउंडेशन स्थापित करायचं म्हटलं तर त्याचं एक मिशन स्टेटमेंट असणं हे गरजेचं असतं. तर माझे गोरेगाव माझे दायित्व असं मिशन स्टेटमेंट लक्षात ठेवून आम्ही या संकल्पनेची आणि या फाउंडेशनची स्थापना केली. मी सध्या सचिव आहे फाउंडेशनचा पण आणि तुम्हाला माहिती असणार तुम्ही पण सोशल मीडियावर फार ॲक्टिव्ह असता. वृत्तदिनांकचे अनेक लेख आम्ही वाचत असतो. पण आम्हाला हे करायच्या अगोदर राजकारणात असल्यामुळे थोडं क्रेडिट अशा गोष्टीचं घेणं हे अनिवार्य आहे आमच्यासाठी आणि सगळ्याच पक्षाच्या राजकीय लोकांसाठी. तर त्या अनुषंगाने मी पप्पांना बोललो की जर आपण या फाउंडेशनमार्फत आपण प्रत्येकाला एक चेक देतो. आपण काय मोठे कार्यक्रम करू नाही शकत कारण की आपला बजेट सध्या आरोग्यावरती आपण लक्ष देऊन आहोत आणि लोकांच्या आरोग्याच्या गरजेला आपण पुरवण्यासाठी ही संकल्पना चालू केली आहे. तर आमचं बजेट एवढं काय मोठं नाही आहे. जे आहे ते आम्ही नुसतं त्याच पातळीवर आम्हाला काम करायचं आहे सध्या तरी. तर त्या हिशोबाने मी पप्पांना सांगितलं की आपण एवढी चॅरिटी करत असताना लक्षात घ्यावं गरजेचं आहे की आपण 3 महिन्यात साधारण ₹6.25 गोरेगावकरांना जे 88 टू बी प्रिसाईज 86 झालेत आणि अजून 2 आज आपण चेक देणार आहोत. साधारण ₹6.25 आपण हे वाटून झालेले आहेत. तर हे पैसे सोशल मीडियावर काय आपण सांगितल्याप्रमाणे आपण टाकू नाही शकत आणि हे जाहीर ह्याचं पब्लिसाईज आपण करू नाही शकत. तर आम्हाला आधीच माहिती होतं की हे काम करताना जरी हे काम मोठं असेल पण पब्लिसाईज आम्ही ह्याला खूप कमी करू शकू. त्यासाठी तुमचे धन्यवादसुद्धा मानतो की तुम्ही आमचा आज हा इंटरव्ह्यू घ्यायला आलात
आणि गोरेगावकरांनी दाखवलेला विश्वास हा तसाच राहावा. आम्ही या फाउंडेशनला येणाऱ्या वर्षात 2 वर्षात 3 वर्षात अजून मोठ्या पातळीवर घेऊन जाऊ आणि त्यांचा जे काय ज्या पद्धतीने आम्ही त्यांची मदत करू शकू आम्ही नेहमीच कार्यरत राहू. रौनकला आपण पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देऊया. धन्यवाद.